ये होती है एक आम जिंदगी। हम पैदा होते हैं, पहले दिन से ही माँ बाप हमारी पढ़ाई के लिए पैसे बचाना शुरू कर देते हैं। फिर हम स्कूल जाते हैं, कोचिंग क्लासेस जाते हैं, कॉलेज में दाखिला होता है, उसके लिए एक एजुकेशन लोन लेते हैं। फिर उससे हमारी एक नौकरी लग जाती है। पहले ही साल लोग बोलते हैं अरे नौकरी लग गई, अब तो गाड़ी बनती है, बाइक बनती है, तो उसके लिए एक व्हीकल लोन ले लेते हैं। फिर हम वारिको के चैनल पे आते हैं, वो बोलते हैं क्रेडिट कार्ड भी बहुत सही चीज होती है, क्रेडिट स्कोर बन जाता है, पता नहीं क्यों चाहिए क्रेडिट स्कोर, और फिर रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, कन्वीनियंस भी बढ़ा है तो एक क्रेडिट कार्ड भी ले लेते हैं। फिर ऑफ कोर्स शादी करने का वक्त आ जाता है, प्रेशर बनने लगता है, शादी का खर्चा कहां से उठाएं, तो उसके लिए एक पर्सनल लोन ले लेते हैं और 2-3 दिन अजनबियों को भर पेट खिलाते हैं जैसे कि वो भिखमंगे थे, उन्होंने जिंदगी में कभी कुछ नहीं खाया। फिर जैसी शादी हुई, नेक्स्ट घर तो बनता है, खुद का घर, क्योंकि हर घर कुछ कहता है, तो जी हमसे भी कुछ कहलवा दिया जाता है। उसके लिए फिर एक होम लोन ले लिया जाता है। तो 28 साल की उम्र में हम एक 20-25 साल का लोन अपने सर पे चढ़ा लेते हैं। हमारी तनख्वाह जो है उसका 30-40% तो अब ईएमआई में जा रहा है, घर के लोन की अपने। गाड़ी का लोन अलग है, पर्सनल लोन अलग है, एजुकेशन लोन अभी भी चुक रहा है। फिर कुछ ही महीनों बाद या अगर लकी है तो कुछ सालों बाद कि जी खुशखबरी कब आएगी, तो वो आ जाती है, एक कभी कभी 2 खुशखबरियां। तो उनके लिए फिर वही जो माँ बाप ने किया था, पढ़ाई के लिए जी सेव करना शुरू कर लो। आजकल तो प्री स्कूल ऐसे हैं कि उनके लिए भी लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि जितने में हमने पूरी कॉलेज तक की पढ़ाई कर ली थी उतना तो 1 महीने का प्री स्कूल में खर्चा है। उसी बीचों बीच कोई इंश्योरेंस पॉलिसी भी चेप देता है, कोई और फलाना ढमका इन्वेस्टमेंट भी चेप देता है। एसआईपी भी तो चली रही है क्योंकि वारिको का चैनल भी देख रहे हैं। तो जिंदगी एकदम लोन से भरी हुई है, मजा ही आ गया। और ये डिफॉल्ट जिंदगी है हर एक भारतीय की 2026 में। ये ना एक स्क्रिप्ट है, मतलब इट इज अनबिलीवेबल कि हर एक इंसान ऐसी जिंदगी जी रहा है, क्योंकि जैसे हम पैदा हुए ना दोस्तों, हमें ये स्क्रिप्ट पकड़ा दी गई। ये स्क्रिप्ट, ये बॉलीवुड की कहानी जहां हमें बोला गया पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के लिए लोन लेना है, जितना भी लेना पड़े, कोचिंग क्लासेस के लिए, कोटा भेजने के लिए, जो भी करने के लिए हम करेंगे, तुम्हारे माँ बाप है। फिर तुम कॉलेज जाओगे, नौकरी, जैसे ही नौकरी होगी गाड़ी, फिर शादी, फिर उसके लिए लोन, फिर अलग चीज के लिए लोन, फिर घर का लोन, फिर क्रेडिट कार्ड, फिर वेकेशंस पे पर्सनल लोन, फिर बच्चों के लिए। ये स्क्रिप्ट इतनी अमेजिंग है that nobody ever stops to ask ये स्क्रिप्ट लिखी किसने है। कोई तो शख्स होगा ना जिसने पहले ये सोचा होगा कि यार कॉलेज भेजते हैं, फिर गाड़ी खरीदवाते हैं, फिर घर खरीदवाते हैं, फिर शादी के लिए लोन खरीदवाते हैं, फिर ये भी, फिर ये भी। कोई तो इंसान होगा। तो आज के वीडियो में मैं उस इंसान से आपको वाकिफ करना चाहता हूँ, वो इंसान जिसने ये स्क्रिप्ट लिखी है, जो सैकड़ों करोड़ों लोग हर रोज अपनी जिंदगी में फॉलो कर रहे हैं, अंधे होकर, पता ही नहीं क्यों, पता ही नहीं कब तक। सबसे पहली चीज, इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि ये स्क्रिप्ट आपके लिए बनाई गई है ताकि आप जिंदगी में खुश रहें। ना, ये स्क्रिप्ट आपके लिए इसलिए नहीं बनाई गई है क्योंकि आप जिंदगी में सिक्योर रहें। ना, ये स्क्रिप्ट इसलिए नहीं बनाई रही है क्योंकि आप जिंदगी में अमीर बने। ना, ये स्क्रिप्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण से बनाई गई है, ताकि कोई और आपकी जिंदगी से मुनाफा कमाए। थिंक अबाउट इट दोस्तों, हर एक बड़ा इवेंट आपकी जिंदगी में एक मोनेटाइजेशन इवेंट है। आपका एजुकेशन मोनेटाइजेशन इवेंट। सरकार में तो चलो बच जाते हैं, प्राइवेट कॉलेज जाते जाते ही अलग ही लाखों करोड़ों की बात चल रही है। आपकी पहली जॉब, आपका पहला क्रेडिट कार्ड, मोनेटाइजेशन इवेंट। मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करिए और इंटरेस्ट देते रहिए। छोटा सा इंटरेस्ट होगा, पता भी नहीं चलेगा कितना बड़ा बन जाएगा कितने ही टाइम में। आपकी गाड़ी, एक लोन प्रोडक्ट, एक और इवेंट। आपकी शादी, सैकड़ों करोड़ों का खर्चा, पता नहीं किस बात के लिए, कोई और ही पैसे कमा रहा है। आपका घर, 20 साल के लिए आप कमाएंगे और किसी और को वो जमा पूंजी थमा देंगे। आपके बच्चे पैदा होते ही स्कूल की फीस, कोचिंग सेंटर, प्री स्कूल एडमिशन, कपड़े, सब। एक और मोनेटाइजेशन इवेंट। एक इंडस्ट्री बनी हुई है जिसका काम है आपको एक जिंदगी बेचना, उस जिंदगी से आपको प्यार करवा बैठना और फिर उस प्यार के चलते आपको लोन देते रहना, ताकि उस प्यार में आप ऐसे मनमोहित होकर लोन लेना शुरू करें कि उसकी कोई
अंत ही नहीं, सीमा ही नहीं। और ये ना बहुत कंस्पिरेसी थ्योरी लगती है कि यार नहीं, ये ऐसे नहीं होता है, ये तो हम खुद चाहते हैं। बैंकिंग सेक्टर साल में एडवर्टाइजिंग में कितने पैसे खर्च करता होगा? व्हाट डू यू थिंक इज योर गेस? भारत की बात कर, 5,000 करोड़ कम से कम, आपको ये बताने के लिए कि जी हमारे पास लोन है, सुरक्षा है, भरोसा है, एक साथ है, आपका ड्रीम हाउस, ड्रीम कार, ड्रीम वेल्थ इज विद इन योर रीच। 41% ऑफ दिस एडवर्टाइजिंग बजट इज नाउ डेडिकेटेड टू डिजिटल चैनल्स। तो उनको पता है कि आप कौन हैं, आपकी उम्र क्या है, आपकी इनकम क्या है, आपके ब्राउजिंग पैटर्न्स क्या हैं, उसके चलते आप क्या डिमांड करेंगे, क्या आपकी इच्छा रहेगी, किससे आप टिटलेट होंगे, सब पता है। और ये कहानी ना अभी की नहीं है, बहुत पुरानी है। 91 में देश लिबरलाइज हुआ था एंड उसके चलते बहुत सारे नई नई चीजें आई विच नाउ हैव बिकम मेन स्ट्रीम। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने सबसे पहली बार क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च करे एंड दे वर फ्रैंकली फॉर द सुपर रिच, लाइक द अर्बन एलीट, कि अगर आपके पास 1995 में स्टैंडर्ड चार्टर्ड या सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, मतलब आप रॉक स्टार हैं, अराइव्ड इन लाइफ। आज तो 24 साल के लौंडे के पास भी क्रेडिट कार्ड है, प्लैटिनम चमकता हुआ, जिसके फ्रंट पे उसका नाम नहीं लिखा होगा, बैक पे इम्पोस्ट हो। हाउसिंग लोन्स पहले इतने कंजर्वेटिव होते थे। पहला हाउसिंग लोन एक डीबी रेमेडियोस, अगर मैं उनका लास्ट नेम सही से प्रोनाउंस कर रहा हूं, उनको गया था। उन्होंने मुंबई के मलाड में 70,000 की एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, जिसमें से 30,000 रुपए उनकी डाउन पेमेंट थी, मैंडेटेड 43% डाउन पेमेंट। वो नॉर्मल था उस समय पे। एचडीएफसी ने होम लोन्स की शुरुआत करी थी, फिर आया आईसीआईसीआई 1999 में फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन्स के साथ। पागल बन हो गया, क्योंकि अब बैंक को ना रिस्क नहीं लेना पड़ता था। रेट अगर कम हुआ तो वो कम चार्ज करेंगे, ज्यादा हुआ तो वो ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। फिक्स रेट ऑफ रिटर्न नहीं था एंड सडनली 13-14% का जो होम लोन था वो 7-8% तक आ गया। एंड इसके साथ ना मैसेजिंग चेंज हो गई। शुरू में मैसेजिंग थी सेव एंड देन परचेज, तो 40-50 साल की उम्र में लोग बचा पाते थे, खरीद पाते थे। फिर मैसेजिंग बन गई ओन योर ड्रीम हाउस ना, मतलब आप क्यों नहीं इसी समय अपनी जिंदगी में खुद का घर ले सकते हैं, हम है ना। एंड वही हुआ एक जनरेशन में। द एवरेज एज ऑफ ओनिंग अ होम went from 42, which was nearly about 30 years back, to 28 years of age today. अब बहुत लोग बोल सकते हैं कि ये प्रोग्रेस है, मुझसे पूछेंगे तो ये 14 साल की गुलामी एक्स्ट्रा है। फिर 2010 में एक बड़ा इंटरेस्टिंग कम्युनिकेशन चेंज आया और वो था यू डिजर्व इट, यू डिजर्व इट ब्रो, यू डिजर्व इट। ये एक एरा था एंड द फ्रंट रनर ऑफ दैट वर कंपनीज लाइक बजाज फाइनेंस। मैं जिस भी कंपनी का नाम ले रहा हूं, बाय द वे मैं उनको गालियां नहीं दे रहा हूं। They did something which was true to what they had to do and did it perfectly well. It's just what it resulted in at the consumer level, which I'm not too happy about. Bajaj Finance ने बोला कि यार तुम फ्रिज लेने जाते हो, एसी लेने जाते हो, टीवी लेने जाते हो, 40,000 का या लेट्स से 36,000 का, टू मेक इट सिंपल। आप इसको पूरे के पूरे 36 मत दीजिए, 12 महीने का 3,000 रुपए महीना EMI कर दीजिए, नो कॉस्ट EMI। लोग अचंभ पे, ये कैसे हो रहा है? मतलब 12 महीने 3,000 रुपए दूंगा, वही 36,000 रुपए दूंगा, लेकिन शुरू में ही नहीं देने हैं, 12 महीने में देने हैं। हाँ, इसका बेड़ा किसने उठाया? द रिटेलर, चाहे वो क्रोमा हो, विजय सेल्स हो, जो भी हो दुकानदार। दे सेड यार हम अपने मार्जिन में से ना इस कॉस्ट को बेयर कर देंगे। तो बजाज फाइनेंस ने अपने पैसे कमा लिए, कंज्यूमर को 12 महीने का नो कॉस्ट EMI मिल गया, रिटेलर को अपनी सेल मिल गई, सबका चेक चेक चेक। लेकिन इससे हुआ क्या? हमारी सेविंग्स घंटे त्राही मच गई। जो चीज हम बचा के संभाल के सही से खरीदते थे, आप स्टोर में गए, पसंद आई, वॉक आउट ऑफ दैट, क्योंकि 12 महीने 2 साल 3 साल के बाद धीरे धीरे करके ये पैसे जाएंगे। आज बजाज फिनसर्व के 110 मिलियन कस्टमर हैं। दे आई थिंक अकाउंट फॉर अबाउट 50% ऑफ ऑल retail consumer loans in this country. Their average EMI ticket size in tier 2, tier 3 cities is 39,000, which is higher than in the metros. Average 39,000. इस पूरी चीज की खूबसूरत हेडलाइन पता क्या है? भारत में ना जैसे ही बच्चा 11वीं 12वीं कक्षा तक पहुंचता है, समाज उसे सिर्फ एक चीज बोलता है, जल्दी से सेटल हो जाओ, पढ़ाई खत्म करो, जॉब ले लो, सेटल हो जाओ, जॉब लेते ही गाड़ी खरीद लो, सेटल हो जाओ, गाड़ी खरीदते ही शादी कर लो, सेटल हो जाओ, शादी करते ही घर खरीद लो, सेटल हो जाओ, घर खरीदते ही बच्चे करो, सेटल हो जाओ, उनको एक अच्छे स्कूल में डालो, वेकेशन पे जाओ, ये सब करो, सेटल हो जाओ, सेटल हो जाओ, सेटल हो जाओ, सेटल हो जाओ। एंड द थिंग इज, सेटलिंग डाउन
is actually a business model in this country. हर एक इवेंट इसमें एक फाइनेंशियल आउटकम है, एक फाइनेंशियल आउटफ्लो है. एवरेज वेडिंग इन दिस कंट्री इज नाउ अराउंड 36 lakhs. 9% कपल 1 crore से ज्यादा खर्च करते हैं अपनी शादियों पे. On an average, we spend twice as much on our wedding as we spent in 18 years of education. इस देश में खाने के बाद weddings is the second largest consumption category. It is insane. अब ये पैसा कहाँ से आता है? माँ बाप के रिटायरमेंट फंड से आता है, पर्सनल लोन से आता है, सेविंग से आता है. तो जब कोई बोलता है ना समाज में, बेटा सेटल हो जाओ, बेटी सेटल हो जाओ, what they're essentially saying is, are you ready to transfer your hard-earned money to the financial industry, to the banks, to somebody giving you a loan, to a vendor? Are you ready to transfer that money? And then there is the next category, which is all about the aspirational living. कि अगर आप ज्यादा कमा रहे हैं तो ज्यादा खर्चा करिए. आप बेवकूफ हैं. अंकुर वारिको एक घटिया इंसान है. वो 45 साल की उम्र में करोड़पति बन चुका है और तुम्हें बोल रहा है कि तुम्हें अपनी जिंदगी एंजॉय नहीं करनी चाहिए. मत सुनो उसकी बात. तुम्हारी अगर प्रमोशन होती है, तुम्हारी इंक्रीमेंट होती है, जाके पैसे खर्च करो. खरीदो वो फोन, खरीदो वो गाड़ी. धक्के मार के अंकुर वारिको को उसके चैनल से ही निकालते हैं. देश का कलंक है वो. And that is the messaging that is going out. Don't save. You live only once. What will you do with all of this money? SIP करके कोई अमीर नहीं बना है, तो क्यों करना है ब्रो? रातों रात कुछ गैम्बल करते हैं ना, स्टार्टअप खोलते हैं, कहीं कोई क्रिप्टो खरीदते हैं, कहीं कोई बाय गेट रिच स्कीम कर लेते हैं, क्योंकि नॉर्मल बोरिंग तरीके से तो पैसे नहीं कमाने. पैसे कमाएंगे, खर्च करेंगे, कहीं सट्टा खेलेंगे, वो भी चमकेगा, और पैसे कमाएंगे. मर्सिडीज होने चाहिए, उससे कम. बट डेटा ये बोलता है आपकी सैलरी 8 से 9% ऑन एन एवरेज ग्रो करी है सालाना. इफ यू लुक एट हिस्टोरिक डेटा. इन्फ्लेशन 6 से 7% के बीच में रहा है. मतलब आपकी सैलरी टेक्निकल रियल टर्म्स में 2 से 3% ही ग्रो करी है. कीमतें ऑन द अदर हैंड हैव ग्रोन एट अराउंड 18%. वो इन्फ्लेशन जो हमें 4, 5, 6% सरकार बताती है, वो हमारी जिंदगी का इन्फ्लेशन नहीं है, क्योंकि हम अपना पैसा अनाज पे ज्यादा नहीं खर्च करते हैं. हम तो ईटिंग आउट पे खर्च करते हैं, हम तो एजुकेशन पे खर्च करते हैं, हम तो वेकेशन पे खर्च करते हैं, हम तो फोन पे खर्च करते हैं. ये सारी चीजें महंगी होती जा रही हैं, सस्ती नहीं, और ज्यादा रफ्तार से महंगी हो रही हैं, अनाज के रफ्तार से नहीं. तो लोग क्या कर रहे हैं? कर्ज ले रहे हैं. हर एक चीज के लिए कर्ज ले रहे हैं, क्योंकि बोला तो ये क्या है? एस्पिरेशन ब्रो. तुम्हारे पास अगर वो स्नीकर्स नहीं है, वो फोन नहीं है, वो गाड़ी नहीं है जो दुनिया के पास है, तो तुम लूजर हो. तुम्हारे अंदर ही कोई कमी है. दिस मॉर्निंग आई गॉट एन ईमेल. 31 years old, doing really well in life, feels like a complete loser. क्यों? क्योंकि उसके पास in his words 15 लाख की गाड़ी नहीं है. In his words वो एंड्रॉइड फोन ही यूज करता है. In his words वो अभी भी रेंटेड घर में रहता है. This is how ridiculous things have become. तो हुआ क्या है? 2010 में हमारा हाउस होल्ड डेट मतलब लोन टू जीडीपी रेशियो 12% था. 2025 में पता कितना है? 42%. पर कैपिटा लोन मतलब टोटल लोन आउटस्टैंडिंग इन दिस कंट्री डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन, जो कि बहुत ज्यादा है, 140 करोड़. दैट हैज गॉन फ्रॉम 3.9 lakhs to 4.8 lakhs in the last 2 years. 2 years. And here's the crazy and the sad thing. 55% of household debt is towards consumption loans. मतलब इससे एसेट नहीं खरीदे जा रहे, इससे घर नहीं खरीदे जा रहे, इससे वो चीजें खरीदी जा रही हैं जो खर्च हो जाती हैं. आपके लैपटॉप हो गए, आपकी टीवी हो गए, आपकी वेकेशंस हो गई. ये हैं क्रेडिट कार्ड के लोन्स, ये हैं पर्सनल लोन्स. तो जाहिर सी बात है सेविंग्स कोलैप्स हो रही हैं. अब इस सबके चलते होता क्या है? व्हाट यू डोंट रियलाइज इज आपकी जिंदगी में जो आपने गोल पोस्ट रखा था ना, वो हिलता रहता है. जब आप 30,000 रुपए कमा रहे थे तो आपको लगा आपकी जिंदगी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी जब आप 1 लाख रुपए कमा लेंगे. जब आप 1 लाख रुपए कमाएंगे तब आपको लगेगा आपकी जिंदगी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तब आप 2 कमाएंगे. जब आप 2 कमाना शुरू करेंगे आपको लगेगा आपकी जिंदगी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जब आप 4 कमाएंगे. जब आप 4 कमाना लगेंगे आपको लगेगा जिंदगी की प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगी जब आप 7 कमाएंगे. संतुष्टि एक ऐसी चीज है जो आप कभी प्राप्त नहीं होती. Now when that happens, 3 things begin to emerge. Number 1, you get attracted to get rich quickly schemes. इसीलिए लोग गेमिंग एप्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, क्रिप्टो, इन सब में अपने पैसे गवा देते हैं. ऐसा नहीं है कि यहाँ पैसे कमाए नहीं जा सकते, लेकिन जब आप रातों रात पैसे कमाने की धुन सवार कर कर इन चीजों में इन्वेस्ट करते हैं तो उसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते दोस्त, उसको सट्टा बोलते हैं. ये गैम्बलिंग होती है. सो एनीथिंग दैट सीम्स इजी मनी बिकम्स अट्रैक्टिव. लाइक मुझे समझ नहीं आता
हाउ डू पीपल फॉल फॉर स्कैम्स? वो स्कैम जो आपको बोलता है कि आपके पैसे 15 दिन के अंदर दुगने हो जाएंगे, 30 दिन के अंदर आपको ये मिल जाएगा, फोन पे चल रहा होता है, ईमेल पे आता है, बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग, वो भी इसका शिकार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे बिलीव कि जब तक पैसा रातों रात नहीं बनेगा ना, तब तक ये गेम, ये रेस जो वो भाग रहे हैं, दे विल नेवर विन इट। नंबर 2, सेफ चीजें बहुत अट्रैक्टिव लगने लगती हैं, बिकॉज आप एक तरीके से रिस्क तो ले रहे हैं ना, आपके जहन में वो बसाता हुआ है, रातों की नींद थोड़ी सी तो गायब हो गई, यार रिस्क ले रहे हैं, तो सेफ सडनली बिकम्स लाइक crazy. But safe is also destruction. Why is it that people put their money in fixed deposits? I don't know. There is no logical reason. क्योंकि आप अपना पैसा 5-5.5% कमाने के लिए डाल रहे हैं, आपका इन्फ्लेशन, चीजों की कीमतें 6-7% से सालाना बढ़ रही हैं, आप उस 5-5.5% पे 20-30% टैक्स दे रहे हैं, आपका पैसा साल दर साल जंग खा रहा है, and yet you will put it. क्यों? सेफ्टी का नोशन कि पैसा 5%, 5.5% बिना रिस्क लिए हुए बढ़ रहा है। ये आप भूल चुके हैं कि आपने अपना ही खुद का पैसा कहीं रैंडमली इन्वेस्ट किया हुआ है, थिंकिंग कि वो 1 साल के अंदर दुगना हो जाएगा। वो रिस्क आपको सही लगता है, लेकिन ये एफडी में पैरा हुआ पैसा आपको सोना लगता है। इंश्योरेंस पॉलिसीज, ये पूरा देश इंश्योरेंस पॉलिसीज की लपट में है। साल दर साल इंश्योरेंस एजेंट्स ने हमें ऐसा इंश्योरेंस चेपा है कि इसकी कोई हद ही नहीं। हमें 3-4% के रिटर्न पर उन्होंने पैसे कमाए। आपका प्रीमियम जो 1-1 लाख रुपए आप साल का देते हैं, उस पे 20-25-30% का कमीशन वो कमाते हैं, मतलब 25-30 हजार रुपए। 3-4 साल बाद आपको एहसास होता है यार इसमें तो कुछ बनेगा ही नहीं, आप पॉलिसी सरेंडर कर देते हैं। उन्होंने अपने पैसे कमा लिए, वो निकल गए, उनकी गाड़ियां बन चुकी हैं, उनके घर बन चुके हैं, आपका कट गया। एंड यू आर लाइक, हम तो सेफ्टी के पीछे भाग रहे थे, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा था कि यार हम इतने पैसे देंगे, फिर 60 साल की उम्र में हमारे को पेंशन मिलेगी, एक ऐसी चीज जो हर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए शहद है, जन्नत है, और उस पेंशन के लिए हम अपना जमीर बेच देते, हम अपने दिमाग का रायता बना लेते। समझ गया। एंड फिर तीसरी चीज, घर खरीद लेते। रियल एस्टेट सबसे बेस्ट एसेट इस देश में, क्योंकि हर एक इंसान ने पैसे रियल एस्टेट से कमाए। बहुत बड़ी गलती। इस देश में लोग रियल एस्टेट के कारण अमीर नहीं हुए, वो अमीर होकर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। दैट्स द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने रियल एस्टेट की बदौलत अपनी कमाई बनाई होगी। वो कमाई कहीं और से ही बनाते हैं, चाहे वो बिजनेस से हो, किसी और रूप से हो, एंड फिर वो रियल एस्टेट में पैसा डालते हैं, विच ओवर टाइम बिकम्स बिग। लेकिन फॉर समबडी हु इज टेकिंग अ लोन and locking themselves into a 20, 25, 30 year long trap, it just doesn't make sense, especially when you are early in your life. मैं ये अक्सर बोलता हूँ, घर खरीदना हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत डिसीजन होता है। It's the best decision you'll make in your life financially, but at the right time. अगर आप 25 साल की उम्र में, 27 साल की उम्र में, 28 साल की उम्र में घर खरीद रहे हैं, आप अपने आप को बेड़ियों से जकड़ रहे हैं for no rhyme or reason. आपकी तनख्वाह एक बड़ा घर नहीं अफोर्ड कर सकती, सही कॉलोनी नहीं अफोर्ड कर सकती, सही EMI का रेशियो अफोर्ड नहीं कर सकती, एंड येट यू विल मेक दैट ब्लंडर। 35-40 साल की उम्र में घर खरीदिए। यू मे थिंक दैट घर हमेशा महंगे ही होते रहते हैं, बट यू ऑल्सो डोंट नो कि आप कहाँ रहेंगे, कितने बड़े घर में रहेंगे, किस कॉलोनी में रहेंगे, कहाँ रहना चाहेंगे, कैसे आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, कैसे आपकी सेविंग बढ़ेगी। ऑल ऑफ दैट इज अ लॉट मोर इन योर कंट्रोल देन कमिटिंग टू अ 25-year-old। तो ये स्क्रिप्ट किसने लिखी है? बैंकिंग इंडस्ट्री ने, जो कि आप ही का पैसा लेकर आप ही को वो पैसा वापस देती है, इन द फॉर्म ऑफ अ होम लोन, इन द फॉर्म ऑफ अ कार लोन, इन द फॉर्म ऑफ अ पर्सनल लोन, इन द फॉर्म ऑफ अ एजुकेशन लोन। क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री, जो आपको एक नॉन कोलैटरलाइज्ड लोन देती है, लेकिन उस पे 30, 40, 50% ब्याज लागती है। वो कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी जो आपको 0 कॉस्ट EMI का लालच देकर आपसे चीजें हर महीने, हर दिवाली, हर दशहरा खरीदवाती है। एजुकेशन कंपनीज जो आपको ये यकीन दिला बैठती है कि अगर आपका IIT में नहीं हुआ, एम्स में नहीं हुआ, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट में नहीं हुआ, यहाँ नहीं हुआ, वहां नहीं हुआ, तो आपकी जिंदगी बर्बाद है। अगर आपने लाखों कोचिंग फीस में नहीं दिए, सबसे बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई नहीं करी, तो आपकी जिंदगी
बर्बाद है। अगर आपको वो बढ़िया से नौकरी नहीं मिली, आपकी जिंदगी बर्बाद है। वो सारे फोन की कंपनीज जो आपको ये बताती रहती हैं कि हर 6 महीने में जो मॉडल लॉन्च होता है वही सबसे बेस्ट मॉडल एवर है। वो गाड़ी की कंपनीज जो आपको ये एहसास दिलाती हैं कि जब तक आपके पास वो चमकती हुई लाल काली सफेद गाड़ी ना हो, आप जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं है। ये स्क्रिप्ट दोस्तों लोगों ने अपने पैसे कमाने के लिए लिखी है, एंड ये आपके पैसे से वो पैसे कमाते हैं। तो अब इसका उपाय क्या है? एक बहुत मुश्किल सवाल। अगर आपकी जिंदगी में आपको कोई भी नहीं देख रहा है, कोई समाज नहीं है, कोई माँ बाप नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई इंस्टाग्राम नहीं है, कोई लिंक्डइन नहीं है, तो आप अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे? क्या फिर भी वो गाड़ी खरीदेंगे, या आप बोलेंगे यार इस EMI की जरूरत नहीं है? या फिर भी इतनी बड़ी शादी करेंगे, या शायद आप दोनों अपने छोटे से परिवार के साथ बड़े एक अच्छे से डेस्टिनेशन पे जाके मौज मस्ती से अपने साथ फेरे लेंगे? क्या अभी भी वो आप करोड़ों रुपए देके अपार्टमेंट खरीदेंगे, या एक अच्छा सा घर किराए पे लेकर पैसे बचाकर शायद 30-40 साल की उम्र में एक फार्म हाउस खरीदेंगे शहर से दूर, जब तक आप रिटायर हो चुके होंगे? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपनी जिंदगी एक साधु संत जैसे जिए, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि प्लीज अपने आप से ये पूछिए कि ये जो स्क्रिप्ट, ये जो जिंदगी आपको बिना आपकी परमिशन के दे दी गई, इनमें से कौन कौन से भाग आपको सूट नहीं करते? क्योंकि सच ये है दोस्तों कि अगर आपके पास आज 2 करोड़ रुपए, आप उसमें सेफली, ज्यादा रिस्क ना लिए हुए 8 से 9% साल का कमा सकते हैं, मतलब महीने के 1 लाख रुपए, विच इज इनफ फॉर यू टू लिव लाइफ वेरी पीसफुली, वेरी नाइसली, विदाउट टचिंग द 2 करोड़ रुपीज एवर। मतलब वो 2 करोड़ के 2 करोड़ तो पड़े ही हुए हैं, आपको हर महीने 1 लाख रुपए मिल रहे हैं अपनी जिंदगी जीने के लिए। एंड द क्वेश्चन इज, उस 2 करोड़ तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा, एंड आप कितनी जल्दी पहुंच सकते हैं? एंड विद द सैलरीज, विद द अपॉर्चुनिटीज, विद एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड, इट इज पॉसिबल कि आप उस 2 करोड़ तक बहुत जल्द पहुंच सकते हैं, अगर आप कॉन्शियसली अपनी जिंदगी में वो स्क्रिप्ट फॉलो ना करें, अगर आप वो सारी गलतियां ना करें जो आपको हर रोज एज एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है। गलती नहीं है, जिंदगी में सक्सेस है। आपकी जिंदगी ना दोस्तों एक बहुत प्रॉफिटेबल जिंदगी है। सवाल ये उठता है कि क्या वो प्रॉफिटेबल जिंदगी आपकी खुद की प्रॉफिट के लिए है या किसी और के प्रॉफिट के लिए? दिस इज अंकुर वारिकू signing off. I'm super thrilled to announce my new latest project, India Genius Challenge. ये एक nationwide hunt है भारत के brightest young students का, aged between 13 to 15 years. एक online round followed by the national finals that will happen in Delhi, जहां सबसे brightest students को मिलेगी 10 लाख रुपए की स्कॉलरशिप। ऑनलाइन राउंड्स में डेली, वीकली, मंथली विनर्स अनाउंस होंगे। उनको मिलेंगे iPhones, iPads, PS5s, बुक्स, ट्रॉफीज, सर्टिफिकेट्स एंड अ लॉट मोर, ऑल लीडिंग टू द नेशनल फाइनल्स हैपनिंग इन दिल्ली। प्लीज, अगर आप किसी 13 से 15 साल के बच्चे को जानते हैं, आपके परिवार में कोई है या आप खुद वो हैं, then log on to indiageniuschallenge.com and start playing the challenge.